सुबह का वक्त था, मगर गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। धूप की किरणें जैसे जमीन पर गिरने से डर रही थीं। उस खामोशी को बस एक आवाज चीर रही थी, मालिक की फटकारती हुई चीखें और गुलनाज की सिसकियां। गुलनाज 30 साल की एक विधवा औरत थी, जो अपने 5 साल के बेटे रईस के साथ अपने ससुराल में रहती थी। उसका शौहर शब्बीर 2 साल पहले एक सड़क हादसे में इंतकाल कर गया था, मगर उसके मरने के साथ ही गुलनाज की जिंदगी से रहमत भी चली गई थी। शब्बीर के जाने के बाद उसकी जमीन और कुछ खेत थे, जो उसने अपनी मेहनत से बनाए थे, मगर उसके भाई रईस अहमद ने धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम करवाने की चालें चलना शुरू कर दी। ये घर, ये खेत सब मेरे नाम होंगे। औरतों को जायदाद में हिस्सा देने का मतलब ही क्या? ये रईस अहमद का खुला ऐलान था। गुलनाज चुप थी, मगर उसकी खामोशी में सदियों का दर्द था। वो जानती थी कि शरीयत में उसे और उसके बेटे को हिस्सा मिलना चाहिए, मगर उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई आवाज उठाने वाला। रईस गुलनाज को एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझता था। सुबह से शाम तक उसे खेतों में काम करवाना, फिर घर में झाड़ू पोंछा, रोटियां सेंकना, ये उसकी रूटीन थी। रईस की बीवी शमीमा उसे ताने देती रहती, अपने बेटे को पाल रही है, हमारी रोटी पे, और एहसान भी नहीं मानती। मगर गुलनाज कुछ नहीं कहती, बस अपने बेटे की आंखों में देखती और सोचती, बस तू बड़ा हो जा रईस, फिर कोई तेरा हक नहीं मारेगा। उसकी तस्बीह की हर दाना उसके सब्र की गवाही देता था। मगर जुल्म कब तक चुपचाप सहा जा सकता है? उसी रात, जब सब सो चुके थे, गुलनाज ने अपने तकिए के नीचे से शब्बीर की लिखी एक वसीयत निकाली, जिसमें साफ लिखा था, मेरी बीवी गुलनाज और बेटे रईस को मेरे माल और जमीन में पूरा पूरा हक दिया जाए। उसने वो कागज अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वो कमजोरी के नहीं, उम्मीद के थे। सुबह की अजहान गूंजी तो गुलनाज ने हमेशा की तरह तस्बीह उठाई, मगर आज उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें रात भर की जागी हुई थीं और दिल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ। उसने बेटे रईस को उठाया, उसके बाल संवारे और प्यार से उसके माथे को चूमा। बेटा, अगर किसी दिन अम्मी को कुछ हो जाए तो बस हक़ा की राह मत छोड़ना। रईस ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, आप क्यों रो रही हो? गुलनाज ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह देख रहा है बेटा, वो सबके साथ इंसाफ करता है। उसी दिन दोपहर में रईस अहमद गांव के पंचों के सामने पहुंचा। हाथ में एक झूठा दस्तावेज था, जिसमें लिखा था कि शब्बीर की कोई वसीयत नहीं थी और उसकी सारी जमीन बड़े भाई के नाम है। गांव के एक दो लोग जान गए कि कुछ गड़बड़ है, मगर रईस अहमद की रसूख और पैसे के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। गुलनाज ने जब सुना तो उसका दिल कांप गया। उसने अलमारी में रखी असली वसीयत निकाली, मगर तभी शमीमा आ गई। उसने वो कागज छीन लिया और कहा, क्यों अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये झूठा सपना छोड़ दो। गुलनाज ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, झूठ वो होता है जो डर से पैदा हो, और सच वो जो सब्र से बचाया जाए। शमीमा हंस पड़ी, ये तेरे अल्फाज किसी अदालत में नहीं चलेंगे और तेरा बेटा भूखा मरेगा। गुलनाज खामोश रही, मगर उस खामोशी में अब वो पुराना डर नहीं था। अब वो सब्र था, जो एक तूफान से पहले की शांति जैसा था। रात को गुलनाज मस्जिद के मौलवी हजरत के पास पहुंची। उसने वसीयत दिखाई, सारी बात बताई। मौलवी साहब चौंक गए। बेटी, ये दस्तावेज अगर असली है तो ये शरई तौर पर तुम्हारे बेटे का हकम है। मैं कल ही इसे पंचायत में रखवाने की कोशिश करूंगा। गुलनाज की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक किरण जली, मगर रईस अहमद को इस मुलाकात की भनक लग चुकी थी। सुबह की नमाज के बाद गुलनाज एक नई ताकत के साथ उठी। मस्जिद के मौलवी हजरत ने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सच्चाई साथ हो तो देर जरूर होती है, लेकिन जुल्म टिकता नहीं। गांव में पंचायत बुलवाई गई। पहली बार औरतों को भी आने की इजाजत दी गई, मौलवी साहब की सिफारिश पर। पूरा गांव जमा हो गया था। एक तरफ रईस अहमद खड़ा था और दूसरी तरफ अकेली गुलनाज, सिर्फ बेटे का हाथ थामे। पंचों के सामने रईस अहमद ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे छोटे भाई ने कभी कोई वसीयत नहीं छोड़ी। ये औरत सिर्फ लालच में बोल रही है। गुलनाज चुपचाप आगे बढ़ी। कांपते हाथों से वो लिफाफा निकाला, जिसे वो 2 साल से सीने से लगाए फिर रही थी। वसीयत पंचायत के सामने रखी गई। सारे पंच सन्न रह गए। साफ साफ लिखा था, मेरे बेटे और बीवी को बराबर का हिस्सा दिया जाए।
रईस अहमद सिर्फ देखभाल करेगा, मालिक नहीं बनेगा। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग अब फुसफुसा रहे थे, तो सच में रईस अहमद ने हक मारा था। गुलनाज तो हमेशा सच्ची रही। रईस अहमद बौखला गया। उसने पंचायत को धमकी दी, ये कागज झूठा है, मैं इसे कोर्ट तक ले जाऊंगा। मगर मौलवी साहब ने बात काटी, अगर ये झूठ होता तो तू 2 साल से इसे छिपा क्यों रहा था? सच डराता नहीं, उजागर होता है। पंचायत ने वसीयत को मान्य कर दिया। अब फैसला हुआ कि गुलनाज और उसके बेटे को उनका हिस्सा दिया जाएगा और जमीन आधिकारिक रूप से बांटी जाएगी। गुलनाज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस सुकून था। उसे मालूम था कि यह सिर्फ एक छोटी जीत थी। हक अभी मिला नहीं था, सिर्फ माना गया था। उस रात जब वो अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी, तो रईस बोला, अम्मी, आज आप झुकी नहीं। गुलनाज ने आंखों से आंसू पोंछे और कहा, बेटा, इंसाफ जब आता है तो साथ में इम्तिहान भी लाता है। हमें अब और मजबूत बनना होगा। मगर इस जीत ने रईस अहमद को और जहरीला बना दिया था। और अब वो सिर्फ जायदाद नहीं, गुलनाज की इज्जत और ईमान पर वार करने की सोच रहा था। पंचायत का फैसला जैसे ही गांव में फैला, रईस अहमद का गुस्सा किसी बुझे हुए अंगारे की तरह धधकने लगा। उस औरत ने मुझे बेइज्जत कर दिया, अब उसे सबक सिखाना होगा। उसकी नफरत अब जमीन तक सीमित नहीं थी, अब वो बदले की आग में सब कुछ जलाने को तैयार था। एक रात जब गुलनाज अपने बेटे के साथ सो रही थी, तो दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर जाकर देखा तो शमीमा खड़ी थी, घबराई हुई, रोती हुई। गुलनाज, रईस को होश नहीं है, शराब पीकर पागल हो गया है, खुद को नुकसान पहुंचा देगा। गुलनाज अपने पुराने रिश्तों का लिहाज करते हुए दौड़कर उसके घर गई। मगर वहां जो हुआ वो एक साजिश थी। अंदर रईस अहमद पहले से इंतजार कर रहा था। शराब के नशे में नहीं, मगर नफरत के नशे में जरूर। उसने गुलनाज को अकेला देखकर दरवाजा बंद किया और कहा, जब हक लेने का इतना शौक है तो ले भी, मगर पहले मेरी शर्तें सुन। गुलनाज ने पहली बार जोर से चीखी, हराम के जरिए लिया गया हका अल्लाह की नजरों में जख्म बनता है, मगर गांव की औरत की आवाज कौन सुनता है? शमीमा बाहर खड़ी रही, खामोश, सब जानकर भी अंधी बनी रही। गुलनाज किसी तरह खुद को बचाकर भागी। उस रात वो सीधे थाने गई, अकेली मगर टूटी नहीं। उसने रिपोर्ट लिखवाई। गांव वाले हैरान थे। एक औरत ने अपने देवर के खिलाफ आवाज उठाई है। मौलवी साहब ने उसका साथ दिया। ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, ये हर उस औरत की आवाज है जिसका हक मारा गया और जिसे चुप रहने को मजबूर किया गया। अगले दिन पुलिस रईस अहमद को गिरफ्तार करने आई। वो चिल्लाया, गालियां दी, पंचायत को बद्दुआएं दी, मगर गुलनाज खड़ी रही, चुप नहीं, मजबूत। गांव में दो हिस्से बन गए, कुछ लोग उसके खिलाफ, कुछ साथ। मगर अब एक फर्क था, अब गुलनाज अकेली नहीं थी। उसके साथ अब उसका हक, उसकी आवाज और उसकी कहानी खड़ी थी। रईस अब सलाखों के पीछे था, मगर उसकी नफरत की चिंगारी बुझी नहीं थी। और इधर गुलनाज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। 6 महीने बीत चुके थे। रईस अहमद जेल में था, लेकिन उसकी पहुंच अब भी बाहर तक थी। वो अपने वकील के जरिए केस खींचता रहा, जायदाद पर भी और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में भी। गुलनाज ने ये लड़ाई हर दिन लड़ी। कोर्ट की तारीखें, सरकारी दफ्तरों की लाइनें, लोगों की निगाहें, हर रास्ता कांटों भरा था। मगर इस बार गुलनाज हारने नहीं आई थी। उसका बेटा रईस अब 7 साल का हो चला था। उसे सब समझ आ चुका था कि उसकी मां क्या लड़ रही है और किसके खिलाफ। एक दिन वो बोला, अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो किसी का हक नहीं मारने दूंगा, कसम है मुझे अल्लाह की। गुलनाज ने उसे गले लगा लिया। बस यही सबका चाहिए था मुझे, बाकी सब अल्लाह के हवाले। और फिर आया वो दिन, अदालत का आखिरी फैसला। जज ने वसीयत, गवाहों और गुलनाज की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया। रईस अहमद को शरीयत के खिलाफ जायदाद हड़पने और एक महिला पर शारीरिक और मानसिक जुल्म करने के जुर्म में 7 साल की सजा दी जाती है। साथ ही गुलनाज और उसके बेटे को शब्बीर की वसीयत के मुताबिक पूरा हक सौंपा जाए। कोर्ट में सन्नाटा था। गुलनाज रोई, मगर इस बार आंसू हार के नहीं, सच्चाई की जीत के थे। गांव में अब लोग उसे इज्जत से देखते थे। वो औरत जो एक वक्त गुलामी जैसी जिंदगी में थी, अब दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी थी। मौलवी साहब ने एक दिन मस्जिद के मिंबर से ऐलान किया, जो हक मारता है
वो जालिम होता है, और जो सब्र के साथ हक मांगता है वो अल्लाह का वली होता है। सबक: कभी किसी का हक मत मारना, क्योंकि अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बच सकता।